हम लोग पढ़ रहे थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में दो लॉ था, एंटोनी एंड लवेजर दोनों लॉ को दिए हुए थे। दो लॉ में से एक लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो हम लोग पढ़ लेते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स में जितना मास का रिएक्टेंट रिएक्शन करता है, एग्जैक्टली रिएक्शन के बाद उतना ही मास के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है। सब्सटेंस के रिएक्शन से पहले सबका जितना मास होगा, रिएक्शन के बाद वो सब सब्सटेंस का मास उतना ही एग्जैक्टली हो जाएगा। उसमें ना ही कोई मास बन रहा है ना ही बिगड़ रहा है, मतलब मास कंजर्व्ड है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब पढ़ेंगे हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ध्यान से, पहले कांस्टेंट तो मतलब समझ में आ रहा है कि सेम रहे, घटे नहीं बढ़े नहीं, उतना ही होते। कांस्टेंट का मतलब उतना ही क्या उतना ही रहे। अब कांस्टेंट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ? देखो, एक चैप्टर होता है मैथमेटिक्स में, लोअर क्लास में था, 7 में 6 में 8 में ऐसे ही करके कुछ होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। चैप्टर का नाम था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखो, दो चीज को डिवाइड करके सिंप्लीफाई करके इतना इतना लिखते हैं। दो चीज के बारे में बताते हो तो नॉर्मल रेशियो हो गया, नहीं ये दोनों की मतलब एक वाला दूसरे से कितना टाइम ज्यादा है, एक मोटा मोटी आंकड़ा नहीं। और हम बोलते हैं कि दो चीज का कोई दो चीज है जिसका रेशियो है 1:3। मतलब अगर A by B का मतलब A और B का रेशियो है 1:3, मतलब 4 में 1 हिस्स A है और 3 हिस्स B है। अगर कोई भी चीज को 4 पार्ट करें तो 4 पार्ट में एक पार्ट A का है और बाकी 3 पार्ट क्या है कि B का है, तो टोटल 4 पार्ट में दोनों का रेशियो हो जाएगा 1:3। ये तो हो गया रेशियो। अब इक्वल रेशियो को बोलते हैं प्रोपोर्शन। इक्वल प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल रेशियो। समझ में रहा है? इक्वल नंबर अलग अलग हो सकता है। अब ध्यान से रखो, हम कब बोलेंगे कि प्रोपोर्शनल है? इस मान लो कि हम एक लाइन बनाए, ऐसा ठीक है, एक लाइन छोटा बनाए, यहाँ पे हम एक पॉइंट दिए। मान लो कि हम बोलते हैं कि ये वाला पॉइंट 2 मीटर है, ध्यान से, और ये वाला पॉइंट 6 मीटर है, कोई दिक्कत? अब हम यहाँ पे बोले कि ये वाला पॉइंट 1 मीटर है और ये वाला पॉइंट मान लो कि 3 मीटर है। हम प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो, ध्यान से बात करो। चलो मान लो यहाँ पे A B C D E F ये कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें न्यूमेरिकल्स मैथमेटिक्स का जरूरत नहीं है। हाँ, जब इसे क्वेश्चंस बनाएंगे तो उसमें कुछ मैथमेटिक्स लगता है। तो अब ये बेसिक बात है, बस ये बताने के लिए कि प्रोपोर्शन क्या है। अब अगर हम इसमें ये दो लाइन सेगमेंट है, एक AB और एक BC, और इसमें भी ये वाला पूरा DF लाइन में भी दो लाइन सेगमेंट है, एक DE मतलब पॉइंट E DF को 2 पार्ट में बांटा और पॉइंट B AC को 2 पार्ट में बांटा। तो अगर हम ये दोनों पार्ट का रेशियो निकालें, अगर AB by BC करेंगे तो 2/6 आएगा, तो कितना आया 1/3, मतलब 1:3 बोलो। और यहाँ पे अगर हम DE और EF का DE by EF का पता करना है कि कितना रेशियो में ये दोनों को डिवाइड कर रहा है, ये 1/3, ये कितना आएगा 1:3। हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों, ये AC और DF, ये जो B और E, AC और DF के बीच में कहीं ना कहीं पॉइंट B और पॉइंट E प्रेजेंट है। बात समझ रहा है? तो अगर हम यहाँ इसको पॉइंट B बांट रहा है 1:3 रेशियो में और इसको बांट रहा है पॉइंट E 1:3 ही रेशियो में, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों पॉइंट इसको प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब इसका जो रेशियो है, समझ में रहा ना, और इसका भी रेशियो वही है, मतलब ये और ये क्या है कि प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इक्वल रेशियो। जब 2 या 2 से ज्यादा चीज का रेशियो इक्वल हो तो हम बोलेंगे कि वो सब चीज को बोलेंगे कि ये सब चीज क्या है कि प्रोपोर्शनल है। इस मान लो कि 2 ट्रायंगल को अगर हम ले लें, ध्यान से समझो, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। हम अपना से मान लिए कि ये वाला है 2 मीटर, ये है 5 मीटर, तो ऐसे रैंडमली हम मान लेते हैं, ठीक है। ये वाला को मान लो कि चलो 6 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको अगर मान लें हम 4 मीटर, इसको मान लेंगे 10 मीटर, इसको मान लें 12 मीटर, तो यहाँ से क्या रहा है? अगर हम A B C P Q R, ध्यान से,
अगर हम यहाँ पे ए बी बाई डी क्यू करेंगे तो ये आएगा 2/4, मतलब कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1:2। अगर हम बी सी बाई क्यू आर करेंगे 6/12, देखो अलग अलग है लेकिन फिर भी आ रहा है 1:2, नहीं है क्या? अगर हम ए सी बाई पी आर करेंगे तो ये आएगा 5/10, मतलब ये भी हो गया 1:2। हम देख रहे हैं कि इसका साइड का जो रेशियो है, इसका भी रेशियो वही है, इसका भी रेशियो यही है, तो हम बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल का जो तीनों साइड्स है वो प्रोपोर्शनल है। क्या है? प्रोपोर्शनल। इसका एक एक साइड का जो रेशियो है, दूसरे का साइड का रेशियो वही है, तीसरे का तीसरा साइड का रेशियो वही है, तो बोलेंगे कि ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQ आर प्रोपोर्शनल, मतलब उनका रेशियो क्या है कि इक्वल है, बराबर है। प्रोपोर्शनल का हिंदी ही होता है समानुपात। समानुपात समझ में रहा है? मतलब पात वो अगर पात तो पात, ठीक है। मतलब अगर इसको हम तोड़ेंगे तो ये आ रहा है सम और प्लस अनुपात। अनुपात मतलब रेशियो। हाँ, अनुपात। सम का मतलब होता है इक्वल और अनुपात का मतलब होता है रेशियो। जब दो या दो से ज्यादा चीज का रेशियो समझ में ना इक्वल हो तो इक्वल रेशियो वाली चीज को बोलते हैं कि क्या है कि प्रोपोर्शनल है। तो अब अगर कंपाउंड बनेगा तो कोई एक कंपाउंड बोल रहे हैं, मतलब गारंटी है कि हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। ये बात समझ रहा है? हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल को ही ना कंपाउंड बोलेंगे। तो जब अगर हम कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं तो गारंटी है कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट एक होता नहीं होगा, और एक एक एलिमेंट का रहता था तो उसको होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। कंपाउंड बोलते क्या? O2 नॉर्मल मॉलिक्यूल बोलेंगे, इसको कंपाउंड हम नहीं बोलेंगे क्योंकि होमोएटॉमिक है। लेकिन अगर आ जाए CO2 तब हम इसको या तो बोले हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल या तो बोलेंगे कंपाउंड। हम कौन सा वर्ड का यूज करें? कंपाउंड। तो अगर हम कोई भी केमिकल कंपाउंड के बारे में बात करेंगे तो गारंटी है कि उसमें दो कम से कम या एगो तो बिल्कुल ना, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड है, दो एलिमेंट है कि नहीं है? H2SO4 है, HSO, तीन गो है कि नहीं है? तो अगर हम CH3COOH लिखें, एगो दूगो ना, ये भी तो हुआ है तीन गो है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तीन गो है कि नहीं है? तो वैसे अगर कोई भी कंपाउंड के बारे में बात करें तो उसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा, और वो एलिमेंट्स, ध्यान से, कोई भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, जो एलिमेंट्स से कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, वो एलिमेंट्स आपस में प्रोपोर्शनल, वो आपस में सेम रेशियो में होते हैं। अगर वही कंपाउंड किसी दूसरे सोर्स से ऑब्टेन करें हम, तब मान लो, ध्यान से, हम वाटर लिए, एक कल पानी चलाएं, कल चलाएं, वहां से एक मग पानी लिए, अब वो वाटर को हम एक्सपेरिमेंट किए तो वाटर है तो ऑफकोर्स H2O होगा, है ना। अब H2O में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का हम रेशियो निकालें। मान लो कि कुछ रेशियो आया, हम अपने मन से कुछ कह सकते हैं। मान लो कि 1 आता है 1:8, मान लो कि आया 1/8, 1:8। अगर हम ऐसे ही निकालें H2O, तो हाइड्रोजन का 2 होता है ना, और ऑक्सीजन का एक एटम है तो 16। तो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का अगर हम H2 का अगर निकालें तो 2/16 कितना आया? 1/8, 1:8, कितना रहा है? 1:8। माने अगर हम 9 ग्राम पानी लेंगे तो उसमें से 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम क्या होगा कि ऑक्सीजन होगा। अब इस बात के बारे में आगे बात करेंगे, अभी बस रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं, इतना समझो। तो हम कल का पानी लिए तो उसमें हाइड्रोजन है, हाँ, दो है हाइड्रोजन का, 2 मास लिए हैं, 2 मास लिए हैं, समझ, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, अगर ग्राम में एटॉमिक मास के बारे में बात की जाए, ठीक है। अब बात समझो, हम पानी कहाँ से लिए थे? सोर्स क्या था हमारा? कल का पानी था, तो वहाँ पे वाटर लिए और H2O से अगर एक मोलिक्यूल H2O से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकाले तो आया 1:8। हमको लगा कि ना, पानी है,
कल का पानी है तो 1:8 आ रहा है, कुछ दूसरा उजमाया जाए। अब तुरंत तुरंत गए मोरी में से एक मग भर के लाएं, उसमें से पानी एक्सट्रैक्ट किए और उसके H2O निकालें, और वो H2O का अगर हम मास और हाइड्रोजन का निकालें तो आया क्या 1:8। हमको लगा कि ना विश्वास ना दोनों जगह जगह पे ना, ये भी धरती पर है, दोनों सेम जगह पे कुछ गड़बड़ा कर ही रहा होगा ना। तो हम क्या किए, टिकट कटाएं, बहुत दूर टहलने गए, बहुत दूर घूमने गए कहीं समुंदर के किनारे। अब समुंदर से हम तनकी से अजूरी भर पानी लिए और उसको हम ले लिए बोतल में भर के एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अब एक्सपेरिमेंट किए तो वहाँ पर वो समुंदर के पानी के H2O देखें तो आया कितना 1:8। लगा कि ना ये सब पानी कहीं हो सकता है कि सब तो इम्प्योर है, धरती से आ रहा है ना, थोड़ा चले गंगा नदी के पानी लिया जाए, एकदम शुद्ध होता है, उसमें जरूर प्योरिटी वाला कुछ बात होगा, होता है नहीं। तो हम गंगा नदी से पानी लेके जाए गंगा जल और उसमें निकाले तो वहाँ पर भी H2O का 1:8। तो ये सब है H2O ही, सब क्या है पानी ही है, और लेकिन एक सोर्स का नहीं है, डिफरेंट सोर्स का पानी है। तो इस वाटर का भी जो हम कल का पानी लिए थे उसका रेशियो कितना था 1:8। मोरी के पानी क्या 1:8, समंदर के पानी क्या, गंगा नदी के पानी क्या। तो ये डिफरेंट सोर्स से अगर एक ही कंपाउंड को जो डिफरेंट सोर्स से हम एक्सट्रैक्ट किए हैं, सुना सब, एक ही कंपाउंड को जो डिफरेंट सोर्स से हम लिए हैं तो वो सब का रेशियो क्या आ रहा है बराबर। तो इक्वल रेशियो है तो बोलेंगे सब क्या है कि प्रोपोर्शनल। यही बोलता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल कि कोई कंपाउंड को हम किसी भी सोर्स से किसी भी मेथड से कहीं से भी ले आए, अगर वही कंपाउंड है तो उसके एलिमेंट के मास का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। वो चाहे हम किसी भी सोर्स से उसको हम अपना से हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला के और अपना से उसको हम केमिकली, हमको किसी पर विश्वास नहीं है, पूरा दुनिया भरोसेमंद नहीं है, समझ रहे ना। हम अपना से पर्सनली लेबोरेटरी में गए, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस का यूज करके वाटर बनाए और फिर वो पानी के हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का हम क्या किए कि रेशियो निकाले, तो वो कितना आएगा 1:8। तब समझ में आया एक्चुअली बात विश्वास नहीं, बात हमारा वहम है, भरोसा करना उचित है। समझ में आ रहा है ना। तो सबका क्या रहा है मास का, सबके एलिमेंट के मास का रेशियो आ रहा है इक्वल, तो सब प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं हुआ। तो यही बात है, बहुत छोटा सा बात है लेकिन कहने के लिए अलग अलग तरीके से कहा जाता है। अब मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अब अगर हम यहाँ पे एयर में कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिए, उसको लिए कार्बन ऑक्सीजन में कुछ रेशियो है, लेकिन यहाँ पे चलो इंडिया है, यहाँ पे तो पोल्यूशन रहता है ज़्यादा, तो चलते हैं वो जगह पे जहाँ पे साफ सफाई ज़्यादा रहता है। हम यहाँ से निकल गए ऑस्ट्रेलिया ना, तो अब ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे निकल गए तो ऑस्ट्रेलिया में हम कार्बन डाइऑक्साइड हवा में तो रहबे करेगा, हम वहाँ के एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लिए और वहाँ कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो निकाले, तो अब लगा कि ना ये तो है इंडिया, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत धार्मिक जगह है, वो है ऑस्ट्रेलिया, और सब यूरोपीय मतलब वो सब थोड़ा सा ज़्यादा मॉडर्न टाइप का हो गया। चलते हैं पाकिस्तान में, उन्हें लोग बम मार के धुआं किया रहता है, चारों तरफ गोला बारूद चलते रहता है ना, तो थोड़ा चल जाए वहाँ पे देखा जाए क्या बात है। तो वहाँ से कहीं बचा के अपने आप को बहुरुपया बन के एजेंट बन के वहाँ पे गए, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लिए, प्लास्टिक में भर के कार्बन डाइऑक्साइड कर लिया, ठीक है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड को हम टेस्ट किए, कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो निकाले, तो देखें कि सब जगह कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो आ रहा है वही। तो पता क्या चला, डिफरेंट सोर्स से जो हम एक ही कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट किए हैं सबका रेशियो बराबर है, मतलब वो सब क्या है कि प्रोपोर्शनल है। अब थोड़ा बात समझ में रहा है। कोई एक कंपाउंड को हम चाहे लेबोरेटरी में बनाएं चाहे किसी भी सोर्स से ऑब्टेन करें, सब किसी भी सोर्स से ऑब्टेन करें, उस सब कंपाउंड्स इसलिए कि टाल कंपाउंड है, वही कंपाउंड अलग अलग सोर्स से एक्सट्रैक्ट किया बहुत सारा है, क्योंकि पानी बहुत सारा हो गया था, 4-5 सैंपल हो गया था, वैसे ही अलग अलग सोर्स से जो हम उसी कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट करेंगे हमारे पास बहुत ज़्यादा सैंपल हो जाएगा। अब वो सब सैंपल्स के जो कंपाउंड्स के एलिमेंट का रेशियो निकालेंगे तो आएगा कि सब अगर कंपाउंड वही है तो उसके एलिमेंट के मास का रेशियो क्या है कि बराबर है, मतलब सब का सब क्या है कि बराबर आ गया, तो प्रोपोर्शनल हो ही गया। समझ में आ रहा है, इतना बात लिख ले जाए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। लॉ ऑफ
कांस्टेंट प्रोपोर्शन इन, ध्यान से एकदम लाइन बाय लाइन तोड़ तोड़ के, इन एनी प्योर केमिकल सब्सटेंसेस, हम लोग पढ़े ना प्योर सब्सटेंस दूगो, एगो एलिमेंट और एक कंपाउंड। तो कंपाउंड के बारे में बात करेंगे हम लोग, सब्सटेंस कह रहे हैं तो एलिमेंट के बारे में बात करेंगे नहीं। कंपाउंड रेशियो ऑफ मासेस ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट, अगर कोई भी कंपाउंड जो जो एलिमेंट से बना हुआ है, समझ में आ रहा ना, उस एलिमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का मतलब अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन। नहीं तो जो जो एलिमेंट से वो कंपाउंड कॉन्स्टिट्यूट हुआ है वो एलिमेंट के मास का रेशियो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स आर इक्वल होता है। कब, वेदर दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एनी सोर्स और केमिकली प्रिपेयर्ड इन लैब, मतलब अगर वो कंपाउंड को हम किसी भी सोर्स से लाएं या फिर लेबोरेटरी में अपना से उसको प्रिपेयर करें, उस कंपाउंड्स के एलिमेंट के मास का रेशियो निकालेंगे तो सब मास का रेशियो कितना आएगा कि इक्वल आएगा, तो हम बोलेंगे कि क्या है कि प्रोपोर्शनल है। पहले इक्वल आएगा तो बोलेंगे क्या है कि प्रोपोर्शनल है। इसलिए H2O में रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8। हमेशा कितना होता है, 1:8 होता है। मान लो हम H2O का बात करते हैं, देखो दो एटम है हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन है कि नहीं है, तो अगर हम मास ऑफ हाइड्रोजन बोले तो कितना हो जाएगा, 2 ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास से भी निकाल रहे हैं, ठीक है। और मास ऑफ ऑक्सीजन बोले 16 ग्राम, समझ में आ रहा ना, मतलब एटम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं अभी हम, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि अब दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो अगर रेशियो निकालें हम मास ऑफ हाइड्रोजन का और बटा मास ऑफ ऑक्सीजन का, कितना आएगा, 2/16 आया, कितना आएगा 1/8, मतलब 1:8 आया कि नहीं आया। तो ये ना कि सिर्फ हम तो ये तो ऐसा ही बता दिया कि H2O के कितना जाएगा, 1:8 आएगा, लेकिन अगर हमारे पास जो वाटर है, ध्यान से समझना है, मेरे पास जो वाटर है, अगर ये वाटर समंदर का है तभी भी वाटर में H2O है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकालेंगे तो ये भी आएगा 1:8। अगर ये वाटर में, ये हैंड पंप का है, समझ में आ रहा है ना, तो ये भी कितना आएगा 1:8। अगर ये नदी का है, समझ में आ रहा है, रिवर का है, तो ये भी कितना आएगा 1:8। कहीं का भी पानी हो, इस सब जगह वाटर में, सब जगह तो वाटर ही है, और वाटर है तो सब जगह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकाल रहे हैं, सब जगह सेम रेशियो, इक्वल रेशियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ रहा है। तो अगर मान लो ये मतलब क्या हुआ कि 1 ग्राम, ध्यान से, 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है तो एगो मोलिक्यूल H2O का बन रहा है। 9 ग्राम में से 1 ग्राम हाइड्रोजन का है और 8 ग्राम ऑक्सीजन का है, समझ रहे हो। तो अगर हम ऐसे ही रेंडमली अभी क्वेश्चन दे नहीं रहे हैं, ऐसे ही अगर तुम लोग से रेंडमली क्वेश्चन पूछें कि अगर हमारे पास, अभी पहले शुरू से एकदम इजी से शुरू करता है, पहले का क्वेश्चन बस समझने के लिए कि अगर तुम्हारे पास 4 ग्राम हाइड्रोजन है, 4 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन है, और प्लस 42 ग्राम ऑक्सीजन है, तो कितना वाटर का मोलिक्यूल बनेगा। फिर से बोले, 4 ग्राम हाइड्रोजन है और 42 ग्राम ऑक्सीजन है, तो कितना वाटर का मोलिक्यूल बनेगा। समझ में क्या बोल रहे हैं, हो जाएगा। चलो हम अभी बता देते हैं। हम क्वेश्चन क्या पूछे कि कितना मोलिक्यूल बनेगा, कईगो नंबर ऑफ मोलिक्यूल बनेगा H2O का। अब देखो यहाँ पे 1 ग्राम हाइड्रोजन और प्लस 8 ग्राम ऑक्सीजन से एगो मोलिक्यूल बनता है H2O का, बोलो। तो यहाँ पे कई ग्राम है, 4 ग्राम हाइड्रोजन, 4 ग्राम हाइड्रोजन और प्लस 1 ग्राम पे 8 ग्राम लग रहा है ऑक्सीजन, तो 4 ग्राम पे 32 ग्राम लगेगा। 1 ग्राम पे 1 ग्राम हाइड्रोजन पर 8 ग्राम ऑक्सीजन लग रहा है, 1 ग्राम पर
1 ग्राम पर 8 ग्राम, 2 ग्राम हाइड्रोजन को पानी बनाने के लिए चाहिए 16 ग्राम, 3 ग्राम हाइड्रोजन को पानी बनाने के लिए 24, 4 ग्राम को चाहिए, ये समझ में आ रहा है। तो 32 ग्राम चाहिए क्या हमको, ऑक्सीजन। तो यहाँ से 4 ग्राम है तो एक करके 1 ग्राम माने 1 ग्राम 8 ग्राम, एक मोलिक्यूल बन गया, 1 ग्राम 8 ग्राम, 2 मोलिक्यूल बन गया, 1 ग्राम 8, ये करते करते 4 ग्राम 32 ग्राम मिलके कई गो मोलिक्यूल बन जाएगा, 4 गो मोलिक्यूल बन जाएगा किस चीज का, वाटर का। 42 मान लो अब हाँ वही आगे बच जा रहा है, वही आगे बता रहे हैं। तो हमको तो 4 ग्राम हाइड्रोजन था और 42 ग्राम ऑक्सीजन था, तो 4 ग्राम में से 4 ग्राम तो हाइड्रोजन सध गया और 32 ग्राम में से 42 ग्राम में से 32 ग्राम हाइड्रोजन सध गया। अब हमारे पास बच गया एक्स्ट्रा 10 ग्राम ऑक्सीजन, नहीं बचेगा। तुम खाली 10 ग्राम ऑक्सीजन लेके वाटर बना लेगा, तो 10 ग्राम ऑक्सीजन को तुम सांस ले लेना। हमारे पास मोलिक्यूल कितना बच गया, 4 गो। कितना मोलिक्यूल बन गया, बच गया तो बच गया। हमको वाटर बनाना है ना, तो वाटर बनाने के लिए हमको हाइड्रोजन भी चाहिए और ये तो खाली 10 ग्राम ऑक्सीजन है, समझ ना। अगर 1 ग्राम भी और हाइड्रोजन रहता तो 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन का यूज करके एक बार मोलिक्यूल बना लेता, तो 5 गो मोलिक्यूल हो जाता। सांस लेने के लिए 2 ग्राम क्या होता कि ऑक्सीजन बच जाता, समझ रहा है।